17 मेगा प्रोजेक्ट, 22,000 करोड़ का टाटा का इन्वेस्टमेंट, बल्क ड्रग पार्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और डायमंड बोर्ड्स। हर हेडलाइन एक और कंफर्मेशन होती है कि सब कुछ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। महाराष्ट्र जो कभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सिनोनिम था, आज एक साइलेंट एक्सोडस देख रहा है और डेस्टिनेशन गुजरात। हर एक नए अनाउंसमेंट के साथ एक पैटर्न और क्लियर होता जा रहा है, चाहे वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस हो या फिर डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए गुजरात एक मैग्नेट बन गया है, लेकिन ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पैटर्न नहीं, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट भी है। एक फोन कॉल की पावर कितनी होती है। 2008 में जब टाटा मोटर्स ने वेस्ट बंगाल के सिंगूर में फेस किया बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, तब उन्हें एक फोन कॉल आया। फोन कॉल था गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी का। सिर्फ 14 दिन के अंदर लैंड एलोकेशन हो गया, क्लियरेंस मिल गई और फुल गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ टाटा का नैनो प्लांट गुजरात के संसद में शिफ्ट हो गया। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां दुनिया ने रियलाइज किया बिजनेस सिर्फ बोर्ड रूम में नहीं होता, उसके स्क्रिप्टिंग पॉलिटिकल कॉरिडोर में लिखी जाती है। उस दिन एक नई इंडस्ट्रियल डिप्लोमेसी की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था उस जमाने में, असली पिक्चर तो बाकी थी। उसके अगले 15 साल में एक के बाद एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से जाना चालू हो गए, कभी ड्यू टू द पॉलिसी डिले, कभी ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड एक्विजिशन, कभी कोऑर्डिनेशन की वजह से, कभी सिंपली बिकॉज गुजरात ने एक बेटर, फास्टर और इजियर सोल्यूशन है जो कि दिया। टाटा एयरबस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट हो, वेदांता फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट हो, सेलो वर्ल्ड का प्लास्टिक हब हो, सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन पार्क हो, ये सब केवल इंडिविजुअल डील नहीं थी, ये सब एक पैटर्न था, एक पीसेस का जो कि गुजरात आ रहे थे। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो $1 बिलियन क्वेश्चन के जवाब की तरफ ले जाएगा। क्यों महाराष्ट्र जैसे इतनी बड़ी और हिस्टोरिक इकोनॉमिक पावर हाउस से इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बार बार गुजरात की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या गुजरात ने कुछ ऐसा क्रैक किया है जो बाकी स्टेट नहीं कर पा रहे हैं, या महाराष्ट्र के अंदर कोई सिस्टमैटिक इश्यूज है जो इन्वेस्टर्स को पुश कर रहे हैं? मैं आपके सामने रखूंगा 4 ऐसे मेजर रीजंस। एक तो होगा कॉन्क्रीट रीजन जो गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज और पॉलिसी डिसीजन पे बेस्ड है। ये रीजन पॉलिटिकल भी है, प्रोसीजरल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और स्ट्रेटेजिकल भी है। और लास्ट में हम देखेंगे कि दोनों स्टेट्स का विजन क्या है, कौन कैसे अपने आप को एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है और इस रेस में लीड कौन कर रहा है और क्यों लीड कर रहा है। मुंबई और पुणे इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट पावर हाउस में आते हैं। इनके नाम हर साल टॉप 7 मार्केट्स में होता है, लेकिन यहाँ का कॉस्ट डायनामिक इन्वेस्टर्स के लिए एक चैलेंज बन गया है। ऑफिस स्पेसेस बेंगलुरु के कंपैरिजन में 4 से 7 गुना ज्यादा महंगे हो गए हैं। मुंबई वैसे तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग हब है, लेकिन लिमिटेड लैंड सप्लाई के कारण यहाँ के रियल एस्टेट प्राइसेस बेंगलोर से 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। यही कॉस्ट ऑफ लैंड एंड इंफ्रा का प्रेशर इंडस्ट्री पे पड़ता है। लेकिन सिर्फ लैंड प्राइसेस ही नहीं, डिले भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र के 66% जो प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रा के, वो डिले हो जाते हैं। इस डिले की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिलता है और इस प्रॉब्लम की असली वजह है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को डील करने के लिए डिजिटल सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करी। सरिता नाम से एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जहां रजिस्ट्रेशन करना हो, लैंड एक्विजिशन करनी हो, ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। साथ ही टियर 2 सिटीज जैसे कि नासिक, औरंगाबाद, नागपुर में अर्बन प्लानिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पर भी फोकस बढ़ाया गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन अब भी बहुत ज्यादा पैची है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मॉडल एक साइलेंट रिवॉल्यूशन बन गया है। 2009 में जहां प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर में 42 डेज लगा करते थे और लैंड एक्विजिशन में 40 से 45 दिन, आज सिर्फ 30 दिन में पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये स्पीड सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल क्लैरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिस्टेंसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यहां आता है एक और मेजर फैक्टर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 1999 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में 4 अलग अलग सरकार है जो कि बदली जा चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस एनसीपी 1999 से 2014 तक थी, उसके बाद बीजेपी शिवसेना 2014 से 19 तक रही, फिर महाविकास आघाड़ी 19 से लेकर 22 तक रही, फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी अलायंस बना। वहीं गुजरात में एक ही पार्टी का कंसिस्टेंट रूल रहता है पिछले 20 सालों से, उसका भी एक कारण है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी को समझिए, जब शिवसेना 2 टुकड़े में बनती है तो एनसीपी भी स्प्लिट होती है, तो इन्वेस्टर का दिमाग जो है वो बहुत अनसर्टेन हो जाता है। हर बार नई सोच, नए विचार, नए विजन, नए एमओयू, नई पॉलिसी, नए ब्यूरोक्रेसी, ये सबको हैंडल करना प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। 2018-19 में महाराष्ट्र के शुगर केन का जो प्रोडक्शन था वो 7.83 मिलियन टन तक पहुंच गया था, क्योंकि तब की सरकार का फोकस एग्रीकल्चर और एमएसएमई पे था। लेकिन गवर्नमेंट बदलते ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डायरेक्शन भी बदल गया। अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है जो कि हिला हुआ है। और लास्ट
ब्लो ये है कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए महाराष्ट्र में पावर टैरिफ गुजरात से 70 से 75% ज्यादा है। यानी छोटी और मीडियम फैक्ट्रीज जो ऑलरेडी बहुत ही टाइट मार्जिन पे काम करती है, उनके लिए महाराष्ट्र में टिक पाना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी पॉइंट पे इन्वेस्टर्स को पेशेंस टूट जाता है और उसके बाद कोई भी बिजनेसमैन एक ऐसा एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है जहां लैंड कॉस्ट भले ही ज्यादा हो लेकिन डिले ना हो, गवर्नमेंट अनस्टेबल ना हो और ऑपरेशनल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिजली पानी जो है वो बहुत ही कम हो। महाराष्ट्र में आपको आज ये डबल देखने को मिलती है। तो 2008 की बात है जब टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट जो कि एक पीपल्स कार के रूप में लॉन्च होने वाला था, वेस्ट बंगाल के सिंगूर में प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का शिकार हो गया था। सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई थी कि टाटा को प्रोजेक्ट विड्रॉ करना पड़ा था और उस मूवमेंट पे स्टार्ट हुई एक ऐसी रेस जिसमें हर स्टेट चाहता था कि नैनो फैक्ट्री उनके वहां पे लगे। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, राजस्थान, गुजरात सबने जो है वहां पे पिच किया, लेकिन सबसे बेहतर पिच जो है वो गुजरात के थे। उसी ने पूरा गेम बदल दिया। उस वक्त के सीएम मोदी जी ने खुद टाटा ग्रुप से कॉन्टैक्ट किया, एक डायरेक्ट एश्योरेंस दिया गया, आपको 1000 एकड़ की लैंड ऑलरेडी रेडी है, अहमदाबाद से मात्र 30 किलोमीटर दूर, प्राइम इंडस्ट्रियल लोकेशन है। सिर्फ लोकेशन नहीं, गुजरात ने टाटा को दिया एक फुल स्टैक इकोनॉमिक पैकेज, 9,500 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन, 0.1 इंटरेस्ट रेट पर, वो भी 20 सालों के फ्लेक्सिबल पेमेंट के विंडो के साथ। और एक और स्ट्रेटेजिक रिलैक्सेशन दिया एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जहां पे बाकी राज्य 85% लोकल की बात कर रहे थे, वहीं पर इन्होंने अलाउ किया कि आप जो चाहे उस टैलेंट को इंडिया से ले सकते हैं। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि सिर्फ 14 महीने में संसद प्लांट रेडी हो गया। एक ऐसा एग्जीक्यूशन जिसमें पॉलिटिकल क्लैरिटी, पॉलिसी स्पीड और बिजनेस फर्स्ट अप्रोच तीनों मिले। जहां पे वेस्ट बंगाल को 28 महीने लगने वाले थे, ये मूवमेंट था जहां से गुजरात ने अपना नाम लिखना शुरू किया इंडिया के मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट की लिस्ट में, विद एक्शन नॉट जस्ट इंटेंट। 2022 में वही कहानी फिर से रिपीट हुई, लेकिन इस बार स्टेक्स और भी बड़े थे। इस बार रेस थी वेदांता और फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो इंडिया को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग मैप में लाने वाला था। स्टेट्स ने फिर से अपना बेस्ट दिया। इनिशियली महाराष्ट्र को एज मिल गया था, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन ने इनफैक्ट महाराष्ट्र से एमओयू साइन करने तक का प्लान कर लिया था। लेकिन जब लास्ट फाइनल डिसीजन लेना था, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। गुजरात ने डील के लास्ट मोमेंट पर सब कुछ रिवर्स कर दिया। वेदांता फॉक्सकॉन के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ओपनली कन्फेस किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 2 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम था ही नहीं। आयरनी ये थी कि महाराष्ट्र का फाइनेंशियल ऑफर गुजरात से बेटर था, इंसेंटिव भी ज्यादा था और लैंड पैकेज भी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में कभी कभी पैसे से ज्यादा टाइम वैल्यू रखता है और इसी वजह से पूरा प्लांट जो है वो महाराष्ट्र से जाके गुजरात में बस गया। और गुजरात ने उन्हें यह समझाया कि सिर्फ एमओयू साइन करना नहीं, उन्होंने वेदांता फॉक्सकॉन डील के बाद में पूरी सेमीकंडक्टर पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा दी। इंडिया में सबसे पहले लॉन्च कर दी, क्लियर इंसेंटिव मिले, क्लियर लैंड ऑप्शन मिले और क्लियर टाइमलाइन के साथ में लॉन्च किया गया। तो सवाल यह है, गुजरात ये स्पीड कैसे डिलीवर करता है? और इसका जवाब छिपा है उनके 3 ट्रांसपेरेंट और प्रोसेस ड्रिवन मॉडल में। सबसे पहला है उनका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना, लैंड एलोकेट करना, अप्रूवल्स मिलना, पेपर वर्क होना, ये सब कुछ एक जगह पर होता है, यानी कि डिले का चांस ऑलमोस्ट 0 है। दूसरा इंपॉर्टेंट है लैंड बैंक पार्सल सिस्टम। गुजरात गवर्नमेंट खुद एडवांस में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता करती है, लैंड अक्वायर करती है। जब कोई भी कंपनी रेडी होती है तो उसको लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे बेसिक फैसिलिटीज, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल होती है, यानी कि आपको पॉलिटिकल या लोकल लेवल पे कोई भी डिले अवेलेबल नहीं होता है। और तीसरा है प्लग एंड प्ले मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड कनेक्टिविटी, ये सब कुछ प्री डेवलप्ड होता है। कंपनी आए और अगले दिन से ही कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन शुरू कर सकती है। ये उनका प्रॉमिस है और शायद इसी वजह से आज हर साल जब कोई मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो एक साइलेंट एंजाइटी महाराष्ट्र में होती है और एक कॉन्फिडेंट गुजरात के कॉरिडोर में देखने को मिलता है। देखिए, जीडीपी कंट्रीब्यूशन के मामले में आज भी देश के अंदर महाराष्ट्र गुजरात से बहुत आगे है, जहां पे महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन 13.5% है, जबकि गुजरात का कंट्रीब्यूशन 8.1% के आसपास है। लेकिन जब बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो पूरा सिनेरियो उल्टा हो जाता है। महाराष्ट्र जहां टॉप 20 में स्ट्रगल कर रहा है, गुजरात ने 2020 में 10th पोजीशन से 2022 तक सीधा सेकंड रैंक पे जंप किया और इसका क्रेडिट जाता है गुजरात की कंसिस्टेंट इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी को, जिसमें गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करवाना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आना, उनको हाई एफिशिएंट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम देना, इस वजह से लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो कि देखने को मिलता है। वहीं महाराष्ट्र कुछ अपने कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहा है, जैसे कि एक तो हाई इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ स्ट्रक्चर जो गुजरात और तमिलनाडु दोनों से महंगा है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जहां सब्सिडीज रिलीज होने में ही बहुत ज्यादा डिले हो जाता है और अप्रूवल्स मंथ तक पेंडिंग रह जाते हैं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर बॉटलनेक है। रियल टाइम कंपैरिजन करें तो सिचुएशन और भी क्लियर हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का एग्जांपल लीजिए, जो मुंबई का फ्लैगशिप पोर्ट है, वहां
एक प्रोडक्ट शिपमेंट को डिस्पैच करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में वही शिपमेंट 6 से 7 घंटे के अंदर डिलीवर हो जाता है। मुंबई एयरपोर्ट में कार्गो क्लियरेंस और कस्टम क्लियर करने में 2 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि बैंगलोर एयरपोर्ट पे वही प्रोसेस 1 घंटे में हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र कंप्लीटली पीछे नहीं है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट में महाराष्ट्र ने टॉप 14 में जगह बनाई है और स्टेट ऑफ गवर्नेंस के अंदर भी आज के टाइम पे उनकी रिपोर्ट जो है वो काफी क्रेडिबल और अनबायस्ड देखने को मिलती है। ओवरऑल गवर्नेंस रैंकिंग में 7 से इंप्रूव करके 4 पे आ गया है। ये बताता है कि स्टेट एफर्ट तो लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी सही है, लेकिन गुजरात के एग्जीक्यूशन स्पीड और क्लैरिटी के सामने अभी भी महाराष्ट्र का मॉडल एक स्टेप पीछे ही नजर आता है। अब थोड़ा नंबर का गेम देखते हैं। गुजरात के पास में 1600 किलोमीटर के आसपास की कोस्ट लाइन है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बॉर्डर है। महाराष्ट्र के पास में भी 720 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस भी हुए हैं। फिर भी महाराष्ट्र 2022-23 में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट बन गया था, लेकिन गुजरात इस रेस में सबको बीट कर दिया। उसी साल गुजरात का टोटल एक्सपोर्ट नियर बाय 12 लाख करोड़ के आसपास था। ये एक उनके लिए सीक्रेट वेपन है। अल्ट्रा एफिशिएंट पोर्ट मैनेजमेंट और स्ट्रीमलाइन एक्सपोर्ट प्रोसेस, जैसे कि मुंद्रा हो, कांडला हो, पीपावाई हो, जैसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पोर्ट ने स्टेट का एक्सपोर्ट गेम को नेक्स्ट लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है। अब स्टेट एक्सपोर्ट एनहांसमेंट पे 4 पैरामीटर पे काम कर रहा है। सबसे पहले तो एमएसएमई सेक्टर को एक्सपोर्ट रेडी बनाना, क्योंकि यही सेक्टर महाराष्ट्र के एक्सपोर्ट का 45 से 50% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाना ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में जा सके। तीसरा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, जब तक आपके सामान तेजी से नहीं जाएंगे जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और चौथा, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना, एग्जीबिशन करना, कॉन्फ्रेंसेस करना, फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना, डिजिटल मार्केटिंग करना, ताकि आपके इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिल सके। गुजरात का एक्सपोर्ट अप्रोच और भी स्ट्रेटेजिक है। स्टेट डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेन एम्बेसीज के साथ में टैरिफ नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होता है, ताकि पॉलिसी लेवल बैरियर दूर किए जा सके। एक डेडिकेटेड स्टेट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया जा रहा है, जो एंड टू एंड आपको एक्सपोर्ट करने के अंदर हेल्प अवेलेबल करवाएगा। साथ ही गुजरात ने नई आईटी पॉलिसी के लिए भी क्लियर टारगेट किया है कि 2027 तक आईटी सेक्टर से 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है, जो कि अचीव करना है। टूरिज्म के मामले में बात करें तो पोटेंशियल दोनों में बहुत है। गुजरात ने लास्ट फ्यू ईयर में टूरिज्म में बहुत एग्रेसिव अप्रोच किया है। कई सारे डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म को फ्यूल है जो कि इन्होंने दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात ने कुछ सालों में 17 करोड़ डोमेस्टिक और 23 लाख फॉरेन ट्रैवलर्स है जो कि अट्रैक्ट करे हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पे बड़ा एडवांटेज है। महाराष्ट्र के पास में स्ट्रॉन्ग कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म है। वेस्टर्न घाट्स अपने आप में बड़े जबरदस्त है। शिवनेरी फोर्ट है, खंडोबा टेम्पल, साई बाबा टेम्पल और मुंबई जैसी एक तरीके से फिल्म सिटी जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि यहाँ पे क्रिएट करती है। तो लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी डिफरेंट है। जैसे कि गुजरात ने तो क्या किया, केवदिया विलेज को एक आइकॉनिक टूरिज्म विलेज बना दिया, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको देखने को मिलता है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट को भी प्रमोशन किया, साउथ ईस्ट से लोग यहाँ पे ट्रैवल करें, और साथ में लोकल कल्चर और फेस्टिवल को भी बहुत प्रमोट किया, जो कि उनकी आइडेंटिटी मानी जाती है। महाराष्ट्र ने यहाँ पे प्लान थोड़ा बदला है, थोड़ा बोल्ड और बहुत ही एस्पिरेशनल लिया है। एक स्टेट ग्लोबल स्टैंडर्ड के टूरिज्म डेस्टिनेशन क्रिएट करना चाहता है, जैसे कि बॉलीवुड थीम पार्क, डेस्टिनेशन वेडिंग, हाई एंड प्लेग्राउंड, रिसोर्ट, ये सब डेवलप करे जा रहे हैं। नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट को रिवाइव करके आसपास के टूरिज्म को डेवलप करने की बात की जा रही है, ताकि अपने अपने छोटे छोटे स्टेट्स को भी आगे बढ़ाया जा सके, जैसे कि अजंता हो रहा है। यानी विजन दोनों स्टेट के पास है, लेकिन गुजरात का एग्जीक्यूशन अब भी फास्टर और इंटीग्रेटेड नजर आता है। महाराष्ट्र का मॉडल स्केल और एम्बिशन के लेवल पर स्ट्रांग है, लेकिन गुजरात हर क्वार्टर में एक कॉन्क्रीट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फ्यूचर रोडमैप की बात करें तो महाराष्ट्र ने अपने रोडमैप क्लियर कर दिया है, और इसी वजह से स्टेट का जो एडवाइजरी काउंसिल है उसी में टाटा सन्स के चेयरपर्सन चंद्रशेखरन जी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के विजन के साथ फोकस किया गया है कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर पे कैसे फोकस किया जा सकता है। उद्योग सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां लाइसेंस और परमिट आपको एक लिमिटेड टाइम में अवेलेबल करवाए जाएंगे। फ्री बिजनेसेस बनाने की बात की जा रही है। इंडस्ट्रीज में ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। डिजी लॉकर जैसे इनिशिएटिव को मैंडेटरी किया जा रहा है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइज और वेरीफाइड है, जो कि जल्दी किए जा सके। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी को डबल करने के लिए भी सोलर एनर्जी पार्क बनाए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर आज के टाइम पे 37 से बढ़कर 47 ले जाने का टारगेट किया गया है। और इन सब में सबसे क्रिटिकल जो रिफॉर्म होगा वो होगा अगेन लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, जो हमने शुरुआत में बात करी थी। इसको डिजिटाइज करके अच्छे से वेरीफाई करके एलोकेट करने में जहां पे 31 दिन लगते हैं, नई रिकमेंड पॉलिसी में 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने को लेकर बोला जा रहा है।
वहीं गुजरात ने कोई फॉर्मल $1 ट्रिलियन डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाया, लेकिन उसकी अप्रोच एकदम क्लिस्टर क्लियर है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक क्लियर ग्रोथ ब्लूप्रिंट है जो कि प्रेजेंट किया है, जिसका गोल है इंडिया को 5 ट्रिलियन और गुजरात को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। फोकस है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर पर काम करने को लेकर। साथ में गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी में भी टारगेट किया हुआ है कि 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। साथ ही आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया है 25,000 करोड़ का 2027 तक। मतलब गुजरात क्वाइटली, कंसिस्टेंटली और एग्रेसिवली ग्राउंड वर्क कर रहा है, विदाउट नॉइज बट विद क्लैरिटी। ये दोनों स्टेट्स के बीच का कंपटीशन अब सिर्फ पॉलिटिकल या रीजनल नहीं रहा, ये एक नेशनल ग्रोथ इंजन है जो कि बन चुके हैं। गुजरात के पास है पॉलिसी स्पीड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो महाराष्ट्र के पास है मार्केट डेप्थ, सेक्टोरल डाइवर्सिटी और अर्बन इकोनॉमिक स्केल। रियल विनर वही होगा जो फास्टर एडॉप्शन करेगा, बेटर इंफ्रा देगा और साथ में बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म स्पीड से इंप्लीमेंट होंगे। जब भी दो स्टेट कॉम्पीट करते हैं तो दोनों स्टेट है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसमें जीत जो है वो इंडिया की ही होती है। कंपटीशन हमेशा एक्सीलेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन प्रोस्पेरिटी अचीव करती है। ये रेस कोई जीरो सम गेम नहीं है। इसी तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात आपस में एक इंडस्ट्रियल हब बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इस तरीके से बाकी राज्य भी अगर अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की सोचें और इन्हीं राज्य से सीखकर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़ वहां पे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर राज्य के अंदर इतनी जॉब्स होगी जहां पे आपको प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, हाउसिंग भी मिलेगी और आपको अच्छी जॉब भी वहां पे मिल सकती है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।